कार्तिक के पिता शिव प्रसाद अनपढ़ थे, इसीलिए सब उनकी बेइज्जती किया करते थे। कोई भी शिव प्रसाद से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। उनके छोटे भाई ने शिव प्रसाद की जमीन पर कब्जा कर लिया था। अनपढ़ होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कार्तिक ने ठान लिया था, बड़ा होकर वो पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और अपने पापा को उनका हक दिलाएगा। कार्तिक स्कूल जाता, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते। मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत, बरसात आते ही छत टपकने लगती और गर्मी में अंदर की तपिश असहनीय हो जाती। ऐसा ही घर था शिव प्रसाद का, जो कि अनपढ़ थे। उन्हें जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। किस्मत ने उनके साथ बड़ा खेल खेला था। उनके पिता ने उन्हें जमीन जायदाद दी थी, मगर उनका छोटा भाई महेंद्र चालाक और पढ़ा लिखा था। जब कागजों पर हस्ताक्षर करने का समय आया, तो भोले भाले शिव प्रसाद से सारे कागज पर अंगूठा लगवाकर सारी जमीन हड़प ली। शिव प्रसाद गांव के सामने कुछ कह भी नहीं पाए। लोग कानाफूसी करते, अरे अनपढ़ आदमी के पास जमीन रहे भी तो क्या फायदा। सही तो किया महेंद्र ने ये सब करके, लेकिन शिव प्रसाद का दिल अंदर ही अंदर रोता रहता। उनके हिस्से की जमीन पर अब महेंद्र की फसल लहलहाती थी और वो खुद शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर थे। उनकी पत्नी गुजर चुकी थी। घर में बस बेटा कार्तिक और बेटी रागिनी थी। दोनों ही बहुत मासूम थे, मगर बाप का दुख उनकी आंखों से पढ़ा जा सकता था। हर सुबह शिव प्रसाद शहर की ओर पैदल निकलते, सिर पर गमछा, हाथ में छोटा सा झोला और आंखों में बच्चों का भविष्य संवारने की आस। दिन भर ईंट ढोते, सीमेंट उठाते और शाम को घर लौटते। थके हारे जिस्म से पसीना टपकता, लेकिन बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। रात को मिट्टी के चूल्हे पर जब दाल पकती और कार्तिक अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी बेलने में मदद करता, तो शिव प्रसाद की आंखें भर आती। वो अक्सर कहते, बेटा कार्तिक, तू पढ़ लिख ले, ताकि तेरे साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। अनपढ़ इंसान सबसे बड़ा लाचार होता है। कार्तिक ये बात अपने दिल पर पत्थर की तरह अंकित कर लेता। उसकी छोटी सी मुट्ठी कस जाती और वो सोचता, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा और पापा का सिर ऊंचा करूंगा। मेरे चाचा महेंद्र ने जो अपमान दिया है मेरे पिता को, उसका हिसाब जरूर चुकता करूंगा। गांव के स्कूल में कार्तिक सबसे होशियार माना जाता। फटे कपड़े और टूटी चप्पल पहनकर भी वो कक्षा में हमेशा अव्वल आता। अध्यापक उसकी लगन देखकर दंग रह जाते। उसकी बड़ी बहन रागिनी भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मगर घर की हालत देखकर अक्सर किताबें छोड़ काम में लग जाती। कार्तिक उसे समझाता, दीदी हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, यही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। रागिनी मुस्कुरा कर कहती, तू जब बड़ा अफसर बनेगा कार्तिक, तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। गांव के लोगों की नजरों में शिव प्रसाद की कोई इज्जत नहीं थी। जब भी वे मजदूरी से लौटते, तो लोग हंसते और बोलते, अरे देखो, अपनी जमीन गंवाकर अब ईंट पत्थर ढोने वाले आ गए। महेंद्र तो अक्सर चौपाल पर बैठकर कहता, अनपढ़ आदमी का यही हाल होना चाहिए। जमीन ऐसे लोगों के पास रहना ही बर्बादी है। शिव प्रसाद अपने छोटे भाई की बातें सुनकर चुप रह जाते। उनका दिल करता जोर से चिल्लाएं, लेकिन शब्द गले में ही घुट कर रह जाते। कार्तिक ये सब देखता और उसका खून खौल उठता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए कार्तिक को उसके कुछ हम उम्र लड़कों ने घेर लिया। अरे मजदूर के बेटे, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरे बाप ने तो सारा खेत गवा दिया, अब तू क्या करेगा? कार्तिक की आंखें नम हो गईं और उसने दांत भींच लिए। आज तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, कल जब मैं अफसर बनूंगा, तब तुम सब मेरी इज्जत करोगे। याद रखना मेरी इस बात को। उसकी ये बात सुनकर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन कार्तिक का मन और दृढ़ हो गया। रात को जब सब खाना खा रहे थे, तो कार्तिक ने अपने पिता से कहा, पिताजी,
मैं बड़ा होकर पुलिस में जाऊंगा और अफसर बनूंगा। शिव प्रसाद ने अपने बेटे की आंखों में चमक देखी। बेटा, गरीब का सपना अक्सर टूट जाता है, लेकिन अगर तू ठान ले तो जरूर पूरा होगा। बस याद रखना, मेहनत और ईमानदारी छोड़नी नहीं है। रागिनी ने भी भाई का हाथ पकड़कर कहा, भैया मैं भी तेरे साथ रहूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। कार्तिक की लगन देखकर महेंद्र को जलन होने लगी। वो गांव में अफवाह फैलाने लगा, शिव प्रसाद अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बड़ा होकर हमारी जमीन वापस ले सके। मगर ये कभी मुमकिन नहीं होगा। एक दिन तो महेंद्र ने शिव प्रसाद को चौपाल पर अपमानित कर दिया। अरे, अपने बच्चे को पढ़ाने में इतना खर्च कर रहा है, जबकि तेरे पास कुछ है ही नहीं। कल को भूखे मरोगे तुम सब। शिव प्रसाद का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन घर आकर देर तक चुप बैठे रहे। कार्तिक ने देखा और धीरे से बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत वापस दिलाऊंगा। चाचा ने जो भी छीना है, वो सब मैं आपको लाकर दूंगा। शिव प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कार्तिक दिन रात पढ़ाई में जुट गया। गांव में बिजली अक्सर जाती रहती थी, तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कभी भूख लगी तो सूखी रोटी और प्याज खाकर संतोष कर लेता, लेकिन किताबें उसके हाथ से कभी नहीं छूटती। गांव के अध्यापक भी कहते, ये लड़का गांव का नाम रोशन करेगा, इसमें कुछ तो अलग है। गांव के छोटे से स्कूल में कार्तिक की पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन सवाल ये था, पैसे कहाँ से आएंगे। शिव प्रसाद की रोजाना की दिहाड़ी से बस घर का चूल्हा जल पाता। कई बार तो तीनों आधा पेट खाकर ही सो जाते। उस रात जब कार्तिक ने पिता से शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेने की बात की, तो शिव प्रसाद चुप हो गए। उन्होंने बेटे का चेहरा देखा, आंखों में आग, सपनों की चमक और दृढ़ता थी। शिव प्रसाद ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तेरी माँ होती तो शायद तुझसे कहती कि हालात देख सपने छोटे कर ले, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ, तेरे सपने ही मेरे जीने की वजह हैं। चाहे मेरी हड्डियां टूट जाएं, पर तुझे पढ़ाऊंगा जरूर। रागिनी ने तुरंत अपने गहनों की छोटी डिब्बी निकाल ली। उसमें माँ की पुरानी चूड़ियां और कान की बालियां थी। भैया, इन्हें बेचकर तुम्हारी फीस भर दी जाएगी। कार्तिक की आंखों में आंसू भर आए। दीदी, ये माँ की निशानी है, इन्हें मैं नहीं बेच सकता। रागिनी हंसकर बोली, भैया, माँ की सबसे बड़ी निशानी तू है। अगर तू अपने सपने पूरे करेगा तो वही माँ का आशीर्वाद होगा। जब महेंद्र को ये बात पता चली, तो उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। देखो, ये लोग गहने बेचकर पढ़ाई करेंगे, आखिरकार ये सब बर्बाद हो जाएंगे। शिव प्रसाद को चौपाल में ताने सुनने पड़े। अरे शिवा, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा, हा हा हा। लेकिन शिव प्रसाद चुप रहे। घर आकर उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ताने सुनना आसान नहीं होता, पर जब तू कामयाब होगा, यही लोग तेरे नाम के गीत गाएंगे। कार्तिक शहर आ गया। छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगा। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थी और खिड़की टूटी हुई। रात को मच्छर और ठंड में ओढ़ने के लिए सिर्फ पतला कंबल था। दिन में वो कॉलेज जाता और रात को होटल में बर्तन मांजकर कुछ पैसे कमाता। कई बार जब थकान से उसका शरीर टूट जाता, तो वो चुपचाप पिता का चेहरा याद करता और खुद को संभाल लेता। उसकी जेब में अक्सर खाने के लिए पैसे नहीं होते। कभी कभी दिन भर एक ही समोसा खाकर गुजारा कर लेता, लेकिन किताबें हमेशा साथ रहती। एक दिन गांव से खबर आई कि शिव प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई है। लगातार मजदूरी और तनाव ने उनका शरीर तोड़ दिया है। कार्तिक तुरंत गांव पहुंचा। पिता को चारपाई पर लेटा देखकर उसका दिल कांप गया। शिव प्रसाद ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, कार्तिक, तू चिंता मत कर, मैं जीते जी तेरी कामयाबी देखना चाहता हूँ। बस तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। कार्तिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण लिया, पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अफसर हर हाल में बनकर रहूंगा। आपके सारे अपमान का बदला लूंगा। उस रात कार्तिक गांव के आंगन में
अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारे चमक रहे थे, जैसे उसकी मंजिल की राह दिखा रहे हों। उसने मन ही मन कसम खाई, जब तक अपने पिता को उनका हक नहीं दिला देता, चैन से नहीं बैठूंगा। शहर में दिन बड़े कठिन थे। सुबह से शाम तक कॉलेज, फिर रात को होटल में बर्तन मांजना और देर रात तक पढ़ाई करना। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो गई थी। कभी कभी थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती तो किताब पर ही सिर रखकर सो जाता। पर जब भी नींद से जागता, उसे पिता का थका चेहरा और बहन की मुस्कान याद आ जाती। वही उसे दोबारा ताकत देती। कड़ी मेहनत के बाद कार्तिक ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसने पूरी ताकत लगा दी। पर जब परिणाम आया, तो उसका नाम सूची में नहीं था। कार्तिक का दिल बैठ गया। उसने पूरे गांव को याद किया, पिता की मेहनत, बहन के गहने और चाचा के ताने, सब याद करके उसकी आंखें भर आई। उस रात उसने रोटी तक नहीं खाई। किताबों के ढेर में बैठकर बस यही सोचता रहा, क्या मैं सच में अफसर बनने के लायक नहीं हूँ। अगले दिन गांव से पिता का पत्र आया। उसमें लिखा था, बेटा कार्तिक, हार मानने वाला हमारा बेटा नहीं है। याद रख, असफलता सफलता का पहला दरवाजा होती है। तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तेरा पिता शिव प्रसाद। पत्र पढ़ते ही कार्तिक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पत्र सीने से लगाया और बोला, पिताजी, मैं हार नहीं मानूंगा। इधर गांव में भी मुश्किलें बढ़ रही थी। महेंद्र अक्सर चौपाल पर कहता, देख लिया पढ़ाई लिखाई से क्या मिला, शहर भेजकर सब बर्बाद कर दिया। लेकिन रागिनी हर बार जवाब देती, भैया असफल नहीं हुए हैं, ये तो उनकी जीत की शुरुआत है। एक दिन वही सबको जवाब देंगे। रागिनी अक्सर भाई को चिट्ठी लिखकर हौसला देती, भैया हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कार्तिक ने हार नहीं मानी। उसने फिर से पूरी ताकत से तैयारी शुरू की। दिन में कॉलेज, रात को नौकरी और बाकी समय सिर्फ किताबें। कभी पैसे नहीं होते तो वो किताबें उधार लेता, कभी भूखा रह जाता, लेकिन किताब हाथ से नहीं छोड़ता। शहर के दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन अफसर बनना इतना आसान नहीं। फिर भी कार्तिक की आंखों में सपना जलता रहा। दूसरे साल फिर परीक्षा आई। इस बार कार्तिक और भी मेहनत करके बैठा। परीक्षा देने के बाद उसे विश्वास था कि इस बार वो जरूर पास होगा। लेकिन जब परिणाम आया, फिर भी उसका नाम सूची में नहीं था। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा सा हो गया। कार्तिक कमरे में बैठा देर तक रोता रहा। शायद सच में मैं अफसर बनने लायक नहीं हूँ। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वो सोचने लगा, पिताजी की उम्मीद, दीदी के त्याग, सब बेकार चले गए। उसी रात उसने सपने में पिता को देखा। पिता उसके सामने खड़े थे और कह रहे थे, कार्तिक, तू मेरा बेटा है, क्या तू इतनी आसानी से हार मान जाएगा? तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी, बस डटा रहे बेटा। सपना टूटते ही कार्तिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कसम खाई, जब तक अफसर नहीं बनूंगा, चैन से सांस नहीं लूंगा। दूसरी बार असफल होने के बाद कार्तिक पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन पिताजी और दीदी की मेहनत ने उसे फिर उठाया। उसने मन ही मन कहा, अब ये आखिरी लड़ाई होगी, या तो अफसर बनूंगा या फिर जान लगा दूंगा। उसने नौकरी छोड़ दी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर दिया। भूख लगी तो पानी पीकर सो जाता। ठंड में कांपते हुए भी किताब से नजर नहीं हटती। गर्मी में पंखे के बिना पसीने से तरबतर होता, फिर भी पन्ने पलटता रहता। उसके कमरे में सिर्फ तीन चीजें थी, किताबों का ढेर, पिता का पत्र और माँ की पुरानी तस्वीर। हर सुबह माँ की तस्वीर देखकर प्रण करता, माँ मैं पापा का सिर ऊंचा करूंगा। इधर गांव में महेंद्र ने फिर ताना मारना शुरू कर दिया था, अब की बार भी कुछ नहीं होगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। लेकिन रागिनी हर किसी को जवाब देती, देख लेना मेरा भैया, इस बार अफसर बनकर ही लौटेगा। गांव के कुछ बुजुर्ग भी धीरे धीरे कार्तिक के पक्ष में बोलने लगे, लड़का सच्चा है, मेहनती है, भगवान चाहेगा तो जरूर पास होगा। आखिरकार वो दिन आया। कार्तिक ने परीक्षा दी।
इस बार उसका आत्मविश्वास अटूट था। परीक्षा देते समय उसे हर सवाल के पीछे पिता का चेहरा दिखता। हर कठिन प्रश्न पर उसे रागिनी की मुस्कान याद आती। हर पंक्ति लिखते समय उसे चाचा महेंद्र की हंसी सुनाई देती और वही हंसी उसे और जोश से लिखने पर मजबूर करती। कुछ महीने बाद परिणाम घोषित हुआ। कार्तिक की धड़कनें तेज हो गई। उसने कपकपाते हाथों से सूची देखी और सूची में उसका नाम सबसे ऊपर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, पिताजी दीदी मैंने कर दिखाया। जैसे ही ये खबर गांव पहुंची, लोग दौड़ दौड़ कर शिव प्रसाद के घर आने लगे। अरे शिव प्रसाद, हमारा कार्तिक अफसर बन गया, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। शिव प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहली बार चौपाल में ऊंची आवाज में कहा, हाँ, मेरा बेटा अफसर है, अब कोई हमें अपमानित नहीं कर सकता। रागिनी खुशी से झूम रही थी। मैंने कहा था ना, मेरा भैया एक दिन सबको जवाब देंगे। महेंद्र अब गांव के सामने शर्मिंदा खड़ा था। जिस भाई को उसने जमीन से बेदखल कर दिया था, वही भाई का बेटा आज अफसर बन गया था। कार्तिक ने गांव लौटकर सबसे पहले चाचा महेंद्र के सामने खड़े होकर कहा, चाचा, अब वक्त आ गया है कि आप मेरे पिता को उनका हक वापस करें। जिस जमीन को आपने छल से लिया था, वो जमीन अब हमें चाहिए। महेंद्र की आवाज कांप गई। पूरा गांव कार्तिक के साथ खड़ा था। आखिरकार उसे मानना पड़ा। हाँ, ये जमीन शिवा भैया की ही थी। मैं अब सब लौटाता हूँ। शिव प्रसाद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तूने सिर्फ अफसर बनकर मेरा सपना पूरा नहीं किया, बल्कि मेरी इज्जत भी लौटा दी। आज मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ये मेरी नहीं आपकी जीत है। आपकी मेहनत और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। कार्तिक अब अफसर बन चुका था। उसकी वर्दी पर सितारे चमकते थे और पूरे गांव की आंखों में गर्व की चमक थी। जिस रास्ते पर कभी लोग उसे मजदूर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, अब वही लोग झुककर सलाम करते थे। गांव की चौपाल पर एक समारोह रखा गया। पंचायत ने पूरे गांव के सामने कार्तिक को सम्मानित किया। ढोल नगाड़े बजे और बुजुर्गों ने कहा, आज हमें समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। शिव प्रसाद पहली पंक्ति में बैठे थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। लोग उनके पैरों में गिरकर आशीर्वाद लेने लगे। जिस इंसान को कभी अनपढ़ कहकर अपमानित किया गया था, आज वही गांव में कार्तिक के पिता कहलाने पर गर्व महसूस कर रहे थे। कार्तिक ने सबके सामने कहा, मेरी हर जीत का श्रेय मेरे पिताजी को है, जिन्होंने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, अपने आंसू छिपाकर हमें संभाला। आज मैं जो भी हूँ, उनकी बदौलत हूँ। शिव प्रसाद की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब मैं निश्चिंत हूँ। आज तेरा संघर्ष देखकर लगता है कि माँ का सपना भी पूरा हो गया। रागिनी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। भाई को वर्दी में देखकर उसने कहा, भैया अब गांव की हर लड़की को ये यकीन होगा कि गरीबी कोई बाधा नहीं, सपने बड़े रखो और डटे रहो। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी अगर तुम्हारा त्याग और माँ की निशानियां ना होती, तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। उधर महेंद्र सबके सामने सिर झुकाए खड़ा था। वो कार्तिक के पास आया और बोला, भतीजे मैंने तेरे पिता से बहुत गलत किया। अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनकी जमीन छीन ली। आज तूने मुझे आईना दिखा दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। कार्तिक ने गंभीर स्वर में कहा, चाचा आपने हमें बहुत दुख दिया, लेकिन पिताजी कहते हैं कि बदला लेने से बड़ा काम माफ करना होता है। जमीन लौटाकर आपने सही किया। अब आगे से किसी गरीब के साथ अन्याय मत करना। महेंद्र की आंखें भीग गईं। कार्तिक ने अफसर बनने के बाद सबसे पहले गांव की सड़कों की मरम्मत करवाई, स्कूल में नए कमरे बनवाए और हर गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए किताबें दिलवाई। वो अक्सर बच्चों से कहता, गरीबी तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है। मैं भी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बच्चे उसे देख देख कर सपना देखने लगे कि वे भी कार्तिक की तरह अफसर बन सकते हैं। एक शाम आंगन में चारपाई पर बैठे
शिव प्रसाद आसमान की ओर देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। कार्तिक पास आकर उनके पैरों में बैठ गया और बोला, पिताजी, अब आप आराम करेंगे। जितनी मेहनत आपने की है, अब उसका फल आपको मिलेगा। शिव प्रसाद की आंखों में तृप्ति थी। कार्तिक अब पुलिस इंस्पेक्टर था। वर्दी में उसकी रौबदार छवि देखते ही लोग सिर झुका लेते। लेकिन जितना बड़ा उसका पद हुआ, उतना ही विनम्र उसका स्वभाव। वो हमेशा यही कहता, मैं अफसर सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए बना हूँ, घमंड करने के लिए नहीं। गांव के लोग अक्सर उसे अपनी बेटियों के लिए आदर्श मानते थे। उसके पिता शिव प्रसाद अब चाहते थे कि कार्तिक का घर बस जाए। रागिनी भी चाहती थी कि भाई की जिंदगी में कोई ऐसा साथी आए जो उसके संघर्ष को समझे। एक दिन शिव प्रसाद ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तेरा घर आंगन हंसी से भर जाए। कार्तिक मुस्कुराया, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी आपकी तरह सादगी और ईमानदारी को महत्व देने वाली हो। दिखावे वाली शादी नहीं चाहिए मुझे। बस एक ऐसी जीवन संगिनी चाहिए जो हमारे परिवार की इज्जत को समझे। रागिनी ने सुझाव दिया, भैया, पास के गांव में सुजाता नाम की एक लड़की है जो पढ़ी लिखी है मगर बेहद सरल स्वभाव की है। उसकी सोच भी तुम्हारी तरह समाज सेवा की है। कार्तिक ने सहमति जताई। शादी की तैयारियां पूरे गांव ने मिलकर की। लोग कहते, हमारे कार्तिक की शादी है, ये तो पूरे गांव का उत्सव है। कभी जिस घर में अभाव और ताने गूंजते थे, आज वही घर खुशियों से भर गया था। ढोल नगाड़े बजे, घर आंगन रंगोली और फूलों से सजाया गया। रागिनी खुद अपने हाथों से भाई की सहरी की तैयारी करती रही। शिव प्रसाद का चेहरा चमक रहा था, आज मेरी मेहनत सचमुच रंग लाई है। शादी के दिन कार्तिक बारात लेकर सुजाता के गांव पहुंचा। वर्दी वाला अफसर दूल्हा बनकर जब घोड़ी पर बैठा, तो पूरे गांव की लड़कियां और औरतें गर्व से उसे देख रही थी। महेंद्र भी बारात में शामिल था। उसने चुपचाप कार्तिक के पास आकर कहा, भतीजे, आज मुझे सच में अपने किए पर शर्म आ रही है। तूने मुझे और पूरे गांव को सच्चा रास्ता दिखाया है। कार्तिक ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, अतीत को भूल जाइए। अब हम मिलकर गांव की भलाई करेंगे। शादी बड़े ही सादगी और पवित्रता से संपन्न हुई। सुजाता भी कार्तिक की तरह जमीन से जुड़ी हुई थी। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस परिवार को और भी खुशहाल बनाऊंगी। जब सुजाता बहू बनकर घर आई, तो शिव प्रसाद ने भावुक होकर कहा, बेटा कार्तिक, आज मुझे लग रहा है कि मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई। अब मेरा घर आंगन रोशन हो गया है। रागिनी हंसते हुए बोली, भैया, अब घर की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, भाभी की भी है। घर में पहली बार इतनी रौनक थी। सुजाता ने घर संभाल लिया और कार्तिक को अपने काम में पूरा सहयोग दिया। कार्तिक अब अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। वो अफसर होकर भी हर वक्त अपने गांव और पिता की सेवा में लगा रहता। उसकी शादी ने पूरे घर में एक नई ऊर्जा भर दी। गांव के लोग अक्सर कहते, कार्तिक ने ना सिर्फ अपने पिता का नाम रोशन किया, बल्कि अपने पूरे परिवार को भी आदर्श बना दिया। अगर ऐसे बेटे हर घर में हो, तो समाज बदल जाए। कार्तिक और सुजाता का घर अब हंसी खुशी से भर चुका था। सुजाता बहुत समझदार और सादगी पसंद थी। उसने घर की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। रागिनी अब निश्चिंत थी कि भैया का जीवन साथी भी भैया की तरह साफ दिल का है। अब हमारे घर की खुशियां पूरी हो गई। शिव प्रसाद हर दिन बेटे और बहू को देखकर संतोष से मुस्कुराते। उनके दिल में ये विश्वास बैठ गया था कि उनकी मेहनत और त्याग अब व्यर्थ नहीं रहे। गांव में लोग अब शिव प्रसाद को कार्तिक के पिताजी कहकर सम्मान से बुलाने लगे। जो लोग कभी ताने मारते थे, वही अब उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेने आने लगे। गांव का प्रधान भी अक्सर कहता, शिवा भाई, आपने अनपढ़ होकर भी वो कर दिखाया जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते। आपके संस्कारों ने ही कार्तिक को इतना बड़ा बनाया।
ये सुनकर शिव प्रसाद की आंखें भर आती। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते। धन्य है ये बेटा, जिसने मेरे सारे घाव भर दिए। कुछ साल बाद कार्तिक और सुजाता को बेटा हुआ। शिव प्रसाद ने जब पोते को गोद में लिया, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू झरझर गिरने लगे। उन्होंने कहा, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई। अब मैं चैन से मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं रहेगा। कार्तिक ने पिता के पैर पकड़कर कहा, पिताजी, अब आप ऐसी कोई बात मत कीजिए। आपके आशीर्वाद से ही हमारे घर में ये खुशियां आई हैं। अब आप इस बच्चे को अपनी गोद में बड़ा करेंगे। रागिनी भी खुशी से झूम उठी। उसने भाई के बेटे को गोद में उठाकर कहा, भैया, ये बच्चा भी आपकी तरह बड़े सपने देखेगा और हमारी तरह हर मुश्किल से लड़ेगा। कार्तिक ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, मैं इसे वही सिखाऊंगा जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया, ईमानदारी, मेहनत और दूसरों का सम्मान। सुजाता ने मुस्कुराकर कहा, और मैं इसे वही सिखाऊंगी जो माँ ने सिखाया था, प्यार, त्याग और परिवार की इज्जत। महेंद्र पूरी तरह बदल चुका था। वो पोते को देखकर बोला, भाई शिवा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत अन्याय किया, लेकिन अब मैं ये कसम खाता हूँ कि अपनी बाकी जिंदगी गांव और तुम्हारे परिवार की सेवा में लगाऊंगा। शिव प्रसाद ने उसकी पीठ थपथपाई। भाई, देर से ही सही, पर तुम सही रास्ते पर आए हो। यही हमारे परिवार की असली जीत है। वक्त बीतता गया। शिव प्रसाद बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनका दिल संतोष से भरा था। एक शाम चारपाई पर बैठे हुए उन्होंने कार्तिक से कहा, बेटा, आज मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि मजदूर का बेटा अफसर बनेगा और पोता मेरी गोद में खेलते हुए बड़े सपने देखेगा। कार्तिक की आंखें भर आई। पिताजी, ये सब आपकी मेहनत और आशीर्वाद का फल है। आप ही मेरे असली नायक हैं। गांव के बच्चे अब कार्तिक को देखकर कहते, हम भी अफसर बनेंगे, और बुजुर्ग अक्सर कहते, अगर बेटा ऐसा हो तो गरीबी कभी हार नहीं मानती। शिव प्रसाद की कहानी गांव ही नहीं, पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग कहते, अगर एक अनपढ़ पिता मजदूरी करके अपने बेटे को अफसर बना सकता है, तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। शिव प्रसाद का पोता अब बड़ा होने लगा था। गांव के आंगन में खेलते खेलते जब भी गिरता, तो शिव प्रसाद उसे उठाकर कहते, बेटा, कभी हार मत मानना। गिरना बुरा नहीं, उठना छोड़ देना बुरा है। छोटा बच्चा मासूमियत से पूछता, दादाजी, आप मजदूरी क्यों करते थे? शिव प्रसाद मुस्कुराकर कहते, क्योंकि मुझे अपने बेटे को अफसर बनाना था। आज तुम्हारे पापा उसी मेहनत का फल हैं। बच्चा गर्व से सीना चौड़ा कर कहता, तो मैं भी पापा जैसा अफसर बनूंगा। नहीं, उससे भी बड़ा। शिव प्रसाद हर रात उसे कहानियां सुनाते, कैसे उन्होंने अपने भाई महेंद्र के अन्याय झेले, कैसे कार्तिक ने मेहनत करके उनका हक लौटाया, और कैसे ईमानदारी इंसान को बड़ा बनाती है। बच्चा ये सब सुन सुनकर बड़ा होने लगा। उसके मन में एक ही बात बैठ गई, मुझे दादाजी का सपना और आगे ले जाना है। कार्तिक अपने बेटे को पढ़ाई में सख्ती से लगवाते। सुजाता कहती, इतना दबाव मत डालो, अभी छोटा है। कार्तिक मुस्कुराकर कहते, मैं दबाव नहीं डालता, सपने दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी अपने दादा की तरह मजबूती से खड़ा होना सीखे। रागिनी भी अक्सर भांजे को पढ़ाने आती। वो कहती, तेरे पापा और मैंने बहुत कठिनाई देखी है। तू भाग्यशाली है कि तुझे सब सुविधाएं मिल रही हैं। अब बस मेहनत करना सीख। महेंद्र अब पूरा बदल चुका था। वो रोज पोते को गोदी में लेकर खेतों में ले जाता और कहता, बेटा, मेहनत की इज्जत करना। मैंने लालच किया और अपने भाई का हक छीन लिया, लेकिन तेरे दादा ने मुझे माफ किया। याद रखना बेटा, लालच आदमी को हमेशा छोटा कर देता है। समय के साथ शिव प्रसाद और बूढ़े हो चले। एक रात उन्होंने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरी सांसें गिनती की रह गई हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम सब मिलकर रहना और इस बच्चे को मेरे सपनों से भी ऊंचा बनाना। कुछ ही दिनों बाद शिव प्रसाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा गांव रो पड़ा। हर कोई कह रहा था, आज गांव का सच्चा हीरो चला गया।
कार्तिक, रागिनी, सुजाता और महेंद्र की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर सबके दिल में एक ही संकल्प था, अब हम दादाजी का सपना आगे बढ़ाएंगे। साल बीते, बच्चा बड़ा होकर होशियार और जिम्मेदार युवा बन गया। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता से भी बड़ा अफसर बनेगा। जब उसने आईएएस की परीक्षा पास की, तो पूरा गांव फिर से झूम उठा। गांव में ढोल नगाड़े बजे और लोग कहते, पहले पिता पुलिस अधिकारी बने, अब बेटा जिला अधिकारी। ये है असली विरासत। आईएएस अधिकारी बनने के बाद पोते ने सबसे पहले अपने दादाजी की मूर्ति गांव के चौक में लगवाई। उसने उद्घाटन के समय कहा, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ अपने दादाजी की वजह से। उन्होंने अनपढ़ होकर भी हमें शिक्षा का महत्व सिखाया। उनका सपना आज सच हुआ है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कार्तिक और सुजाता की आंखों से आंसू बह रहे थे। महेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, भाई शिवा देखो, तुम्हारा सपना सच हो गया। गांव के चौपाल में आज एक भव्य समारोह था। कार्तिक का बेटा, जो अब जिलाधिकारी बन चुका था, पूरे गांव के सामने खड़े होकर भाषण दे रहा था। उसके पीछे लगी मूर्ति पर साफ लिखा था, शिव प्रसाद संघर्ष की मिसाल और मेहनत की पहचान। वो गांव जहां कभी लोग गरीबी और झगड़ों में उलझे रहते थे, वहीं पर आज शिक्षा, ईमानदारी और भाईचारे की मिसाल बन चुका था। स्कूल नए बने थे, बच्चों के हाथ में किताबें थी और खेतों में खुशहाली लौट आई थी। गांव के लोग कहते, ये सब शिव प्रसाद के सपने और कार्तिक की मेहनत का नतीजा है। रागिनी अपनी भतीजी भतीजों को देख मुस्कुराती और सोचती, भैया ने सचमुच इस परिवार की किस्मत बदल दी। सुजाता की आंखों में गर्व और संतोष था। वो अक्सर अपने बेटे से कहती, बेटा तू जहां भी रहे, अपने दादाजी की सिखाई बातें मत भूलना। महेंद्र पूरी तरह बदल चुका था। वो सबके सामने हाथ जोड़कर कहा करता, मैंने गलती की थी, लेकिन मेरे भाई की नेकदिली ने मुझे सुधरने का मौका दिया। अब मेरी आखिरी सांस तक मैं अपने भाई के नाम को ऊंचा रखूंगा। कार्तिक अपने बेटे और पूरे गांव को देखता और सोचता, आज अगर पिताजी होते तो कितने गर्व से मुस्कुराते। फिर उसकी आंखें मूर्ति पर जाती और लगता जैसे पिता मुस्कुरा रहे हों। समय गुजरता गया, लेकिन शिव प्रसाद का नाम, उनकी सीख हमेशा जिंदा रही। गांव के बच्चे जब भी पढ़ाई में आलस करते, तो लोग कहते, क्या तुम भूल गए कि इस गांव के शिव प्रसाद ने मजदूरी करके बेटे को अफसर बनाया था। इस तरह उनकी कहानी हर बच्चे को मेहनत और संघर्ष का महत्व सिखाती रही। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके सपने मजबूत हों। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो पीढ़ियों की तकदीर बदल सकता है। मेहनत और ईमानदारी से लड़ा गया संघर्ष हमेशा सम्मान दिलाता है। और सबसे जरूरी, पिता और पुत्र का रिश्ता अगर सपनों से बंधा हो, तो कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।